Hey guys, good morning. I welcome you all to a video. आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इस टॉपिक में बात करेंगे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे आपको ये डैमेज करता है एग्जाम में। ओके, तो देखिए जब बात कंजंक्शन की आती है, ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि कंजंक्शन कनेक्शन बताने का काम करता है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे लेके नहीं आऊंगा। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कंजंक्शन के यूजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो देखिए सर, जब बात आ जाए नाउन की, उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव्स, and fourth number is adverbs. ओके, सो जो कंजंक्शंस के यूज होते हैं, आपने सुना होगा कि कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग रट भी लेते हैं और स्कूल टाइम पे तो हमें बहुत रटाया जाता है। लेकिन किस टाइप के वर्ड्स होते हैं वो, ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितने इनके यूजेस को जानना जरूरी है। और ये सारा बेसिक्स है, ठीक है। अभी मैं एक एक करके डिटेल में भी आऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहली बात तो है कि कंजंक्शन जो कनेक्शन बताने का काम करता है वो इस लेवल पे काम करता है, मतलब या तो वो नाउन को जोड़ेगा, या तो प्रोनाउन को, या एडजेक्टिव्स को, या एडवर्ब्स को। यहां बात समझ में आई? ओके। इसके बाद अगर पूछा जाए तो इसका डैमेज क्या है, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां कहां पे आते हैं, या बात करी जाए जो टाइप का बनता है क्वेश्चन वो कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहां पे तो एक क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, सबको पता है, दैट इज एरर स्पॉटिंग। ये बात तो किसी से छुपी है नहीं। इसके आंख बंद करके आप दूसरा भी बता दोगे कि यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चन बनेगा, है ना? ठीक है सर, लेकिन और भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ये है आपका पैराजम्बल्स। इन पैराजम्बल्स के बाद जो आपका फोर्थ टाइप बनता है ये है आपका फिलर्स। आप इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हो, मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्या बोलते हैं इसे? फिल इन द ब्लैंक्स। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है और वो बनता है आपका क्लोज टेस्ट। सो आपने एक बात देखी कि जो आपका कंजंक्शन है, पहली बात तो ये भी कि ये भैया कंजक्शन नहीं बोलते, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं कंजक्शन। स्पेलिंग को देखिए, CONJUNCTION, तो इसे बोलते हैं कंजंक्शन, ना कि कंजक्शन। ऐसा लगता है इंजेक्शन लगाएगा, वो नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या बात देखी? पहली बात तो ये देखी कि जो आपके कंजंक्शंस हैं, ये कंजंक्शंस किनको जोड़ने का काम करते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेवल पे कहां पे जुड़ते हैं। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, इसके बाद ये डैमेज कहाँ करता है? डैमेज का मतलब आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे बनते हैं। तो पहला तो एरर स्पॉटिंग, सेकंड वन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थर्ड वन इज आपका पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स क्या होते हैं इनको भी बता देता हूं, वैसे तो पहले भी बताया हुआ है। तो सर स्कूल टाइम पे आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट किया हुआ है। होता नहीं था, आपके सामने काफी सारे सेंटेंसेस आते थे, फिर आप उसको एक जगह पे ऐड करके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में रखते थे, उसको आप पैराजम्बल्स बोलते हो, या उसे आप सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। इसके बाद फिलर्स, तो फिलर्स में आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिलर्स भी दो टाइप के बनते हैं। एक तो बनता है आपका सिंगल फिलर्स, मतलब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और एक वर्ड मिसिंग है, वो आपको जोड़ना है। अब डबल फिलर भी आते हैं और ट्रिपल फिलर्स भी आ जाते हैं। अगर एग्जामिनर को पेपर टफ करना है
तो वो डबल फिलर एंड ट्रिपल फिलर्स पे भी काम करता है। अच्छा जी, तो डबल फिलर्स क्या होते हैं? सर जी डबल फिलर्स में कुछ नहीं, एक सेंटेंस में 2 जगह पे भरना होगा, बस ये टाइप बनता है। फिलर्स के बाद आपका बनता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। आपके सामने एक पैसेज होता है, पैसेज में से कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक जो आपके लिए सुटेबल हो वो आपको चूज करना होता है। तो ये बात होती है आपके क्लोज टेस्ट में। देखिए कंजंक्शन की बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी भी बच्चे को कंजंक्शन के बेसिक्स समझ में आ गए तो उसके टाइप जानना, उसका फॉर वगैरह जानना, मतलब जो उसके वर्ड्स हैं एज एंड, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बेसिक समझ नहीं आए तो आप सिर्फ तुक्का मारेंगे कि यहाँ पे एंड लग जाता है, यहाँ और लग जाता है, यहाँ नॉर लग जाता है। बेसिक जानना इसके बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ प्लीज। लिख लीजिए जल्दी से, जो भी इसके जो ये डैमेज करता है। चलिए उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। अब आते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको कभी भी डेफिनेशन के लेवल में बहुत ज्यादा काम नहीं कराया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ बातें मुझे बतानी है, इसलिए मैं इसके डेफिनेशन पे काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चीजें जोड़ते हुए बताऊंगा। सो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? Conjunctions are the words which link another words, phrase and clause together। ठीक है सर, तो याद रखिएगा क्या बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि ये आपके वर्ड्स को जोड़ते हैं, आपके फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लॉज को जोड़ने का भी काम करते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा अमन, पेन, मोबाइल, ठीक है। तो सर ये आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स सिंगल होता है, एक बात समझ आ गई। मोबाइल, पेन, मैन, स्वतंत्र, ये सब वर्ड हैं। ओके, फ्रेज क्या होते हैं? आप इसको ऐसे समझिए, ऑन द टेबल, अपॉन यू, ठीक है। तो इस पे आप ऐसा ध्यान रख लीजिए कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है, इसमें आपका वर्ब नहीं होता, मीनिंग अधूरी होती है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप इसे कह सकते हो इनकम्प्लीट मीनिंग, मतलब इट इज एम्बिगुअस इन नेचर। एम्बिगुअस इन नेचर, एम्बिगुअस का मतलब भैया आप कुछ और कह रहे हैं और सामने कुछ और समझा जा सकता है, इसलिए इसको एम्बिगुअस इन नेचर ही बोलते हैं। तो ये आपके फ्रेज हो गए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए इसके बाद हम क्लॉज की बात करते हैं। तो सर क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इसके बाद कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इसका,
तो एक एग्जांपल हो गया रमेश हिट्स द बॉल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सॉरी मैंने हिट्स लिख दिया, इट्स द बॉल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, कई बार ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग देता है। रिटन इंग्लिश में क्लॉजेस का ही यूज किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि फ्रेजेस की बात करी जाती है अनटिल और अनलेस आप स्पीच दे रहे हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। एक काम करिए, इसे जल्दी से लिखिए। क्या है? कंजंक्शन एक ऐसे शब्दों का समूह है या ऐसे शब्द होते हैं जो कि लिंक करते हैं दूसरे वर्ड को, फ्रेज को और क्लॉज को साथ में। ये वर्ड कौन कौन से हैं? इस वर्ड की बात करी तो अमन, पेन, मोबाइल। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? आपको बताया मैंने, प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है और मीनिंग अधूरी होती है, पूरी तरीके की नहीं होती, या एम्बिगुअस इन नेचर होता है, मतलब दोहरापन होता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्लॉज की, तो सर क्लॉज क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। कुछ लोग इसे कह सकते हैं, जो रमेश हिट्स द बॉल है, कह सकते हो ये सेंटेंस है। हाँ जी सर, ये सेंटेंस भी है, लेकिन अगर मैं इसके साथ कंजंक्शन लगा दूंगा तो अगला सेंटेंस आएगा, तो उसे सेंटेंस ना कह के उसे क्लॉज बोला जाता है। बात समझ आ गई? तो अगर मैं इसको बोलूं सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस अपने आप में क्लॉज भी होता है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए अब मैं आपको एक बात जोड़ता हूं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। मैंने आपसे बताया था कि जो कंजंक्शन है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को जोड़ने का काम करता है। कुछ बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। ठीक है, तो एक्चुअली मैं बात कर रहा था आपके इस वाले हिस्से की। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं ये आपके इस क्लॉज में या सेंटेंसेस में भी आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखिए सर, एक बात याद रखिएगा, एक बार में ना तो मैं सब कुछ सिखा सकता हूं और ना आप सब कुछ सीख सकते हैं। आपको धीरे धीरे सीखना होता है और कनेक्ट करते हुए चलना होता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो कंजंक्शन के बारे में हमने देखा, वर्ड्स की हमने बात करी, थोड़ी देर पहले करी थी। अब इन वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं इन पे भी बात करेंगे। हमने फ्रेजेस को भी देख लिया और हमने देख लिया क्लॉजेस को भी। ओके, तो अब एक काम करिए, इसे जल्दी से लिखिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इसके बाद मैं आगे की बात भी करता हूं इसमें कंजंक्शन में और क्या क्या होता है। फिर मैं कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स पे आऊंगा, एक एक चीजें जोड़ते हुए चलेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। लिखिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब धीरे धीरे चीजों को जोड़ूंगा और आप देखिएगा आपको कितने शानदार तरीके से कंजंक्शन आएगा। ये वैसी क्लास नहीं होने वाली कि आए और 2 मिनट में कंजंक्शन की डेफिनेशन बता के रटा के चले गए। ना जी ना, ऐसे नहीं होता। मेरी क्लास में मैं पूरा बेसिक्स पे काम करूंगा। आज तक जितना भी पढ़ाया है, जहां भी पढ़ाया है, पूरा फोकस पहले सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे होता है। बिकॉज वो दिमाग में बैठ गया तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आती। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कंजंक्शन को लेकर के। तो कंजंक्शन में क्या होता है? कंजंक्शन
conjunctions help us to form complex, elegant sentences. ओके, पहली बात तो ये कंजंक्शन क्या करते हैं सर? कंजंक्शन हमें मदद करते हैं कॉम्प्लेक्स या एलिगेंट सेंटेंसेस बनाने में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? मल्टीपल क्लॉजेस को जोड़ना आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई बिकॉज देयर इज अ सीरीज ऑफ मैचेस आर गोइंग ऑन। अब यहाँ पे दो सेंटेंस जोड़ने के काम किए। मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं आई लव प्लेइंग क्रिकेट विथ यू बिकॉज यू आर वेरी गुड एट इट एंड एट द सेम टाइम यू आर अ वंडरफुल पर्सन टू। ये मैंने 3 सेंटेंस जोड़ दिए। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर में एक चीज देखते होंगे, या इवन बुक्स भी पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभी 3 से 4, 5, 7, 8 लाइन तक के सेंटेंसेस हो जाते हैं। ये होते हैं बिकॉज ऑफ कंजंक्शन। सो दे हैव वेरी गुड कमांड ओवर कंजंक्शन। अगर आपके पास कंजंक्शन की कमांड है तो आपके सेंटेंसेस बड़े होते जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि जो कंजंक्शंस वहां पे यूज हो रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो सर यही से बात आती है क्लास की, कि आपको क्लास में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंजंक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ शब्दों को जोड़ना नहीं होता। कंजंक्शन टाइम, प्लेस, आपका रिस्पॉन्स, पर्पस, इन सब चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक अभी बात समझ में आएगी। मैं थोड़ी सी बात को और आगे जोड़ता हूँ। तो जब मैंने बात करी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, तो अगला हेल्प अस टू अवॉइड the choppiness of multiple short and simplistic sentences। ठीक है, तो इसी बात को मैं थोड़ा और आसान शब्दों में लिखा कि जो कंजंक्शंस होते हैं, सिंपलिस्टिक सेंटेंसेस, जो कंजंक्शंस होते हैं वो आपको अवॉइड करने में मदद करते हैं कि आप बहुत ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस का मतलब क्या है? जैसे हम बोले हेलो माय नेम इज स्वतन गुप्ता, आई स्टडीज इन क्लास 7, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई वांट टू गो देयर। ये क्या है सर? ये आपके सिंपल सेंटेंस है। और अगर आप ऐसे किसी से भी बात करेंगे तो वो समझ जाएगा यू आर जस्ट अ न्यू कमर, you have no command over English, you are just a person who have learned some 5-10 sentences to communicate. Is that understood? So in order to show your command over English, in order to show your command over vocabulary, you have to make complex sentences because people love listening them even though they do not understand them well. Okay, so यह वाली बात समझ आ गई। सो क्या करते हैं? मदद करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने में। अगर इसकी थोड़ी सी और बात करूं, विदाउट कंजंक्शन you would be forced to make short sentences। देखिए मैंने सारी बातों को बहुत आसान शब्दों में लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि आपको मान लो अगर इसमें दिक्कत हो तो आपको ये समझ आ जाए, ये समझ आ जाए, ऑल इन ऑल आपको पूरी बात समझ आ जाए कि भैया कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस या
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं। एक और बात जो लास्ट में आप सबसे कहूंगा, सेम स्ट्रक्चर। तो यहां से आपको जो बात बताऊंगा ना, वो आपको बात ऐसी समझ में आएगी जो आपको रटाई गई थी। मैंने यहाँ पे लिखा है सेम स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूं एंड दिस इज स्टार भी लगाता हूं। स्टार का मतलब यहाँ पे है कि अभी इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई जाती हैं या रटा दी जाती हैं और ये बोला जाता है कि अगर पास्ट में सेंटेंस है तो आगे पास्ट में ही होगा, अगर फ्यूचर में है तो आगे फ्यूचर में ही होगा। ये बातें आपको रटाई जाती है। देखिए सर, उसके पीछे का यूज ये कंजंक्शंस होते हैं। जब भी हम कंजंक्शंस को यूज करते हैं तो हमें उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ध्यान देना होता है। इट मीन्स अगर हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं तो आगे की बात भी हमको पास्ट में रखनी होती है, अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो आगे प्रेजेंट में रखते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं होता। ये चीजें एक्चुअली टीचर रटा देते हैं अपने लेवल पे, बट ये होता है पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे में अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या होता है कि जब आप प्रेपोजिशन और कंजंक्शन जैसे टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो वहां पे आपको टाइम का, प्लेस का, पर्पस का, रीजन का परफेक्ट वर्ड पता होने चाहिए। जब ये वर्ड आपको पता चलने लगते हैं तो आपको समझ में वो लॉजिक आने लगता है। यहाँ टेंस का रोल भी काफी ज्यादा होता है। ऑल इन ऑल बोलूं तो अगर आपको कंजंक्शन का आइडिया नहीं है तो आप सेम स्ट्रक्चर को सही से समझ में भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेम स्ट्रक्चर की बात करी। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल के साथ साथ चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। एक काम करिए, इसको लिखिए, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ सो दैट आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। पहले लिखा है कंजंक्शन हेल्प अस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड एलिगेंट सेंटेंसेस। ओके, help us to avoid, या conjunction help us to avoid the choppiness of multiple short and simplistic sentences। ठीक है, छोटे छोटे sentences को बनाने में मतलब अवॉइड करता है। विदाउट कंजंक्शन आपको फोर्स किया जाता है, यू वुड बी फोर्स टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। मतलब अगर आपके पास कंजंक्शन नहीं है, एंड और बट नॉर नहीं है, तो भैया आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे। और मैंने बताया कि जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हो तो यू आर जस्ट अ बिगिनर, नॉट मोर देन दैट। आपको सेम स्ट्रक्चर का ध्यान देना होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई। मुझे लगता है हमें लगभग 20 मिनट हो रहा है पढ़ाते हुए और अभी तक मैं किसी भी सेंटेंस में और वर्ड में नहीं आया हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से मेरे सेशंस फॉलो करते आ रहे हैं, आपने मेरे पिछले सारे सेशंस देखे हैं, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं अभी तक रटाता नहीं हूँ किसी चीज को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। वो बात हो गई तो फिर बचता ही क्या है। एक काम करिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझते हैं। लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे आए। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
आपके लिए एक बढ़िया सा सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो लिखा है शी लाइक्स कुकिंग, शी लाइक्स ईटिंग, शी डजंट लाइक वॉशिंग डिशेस। आप बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? आप में से कुछ लोगों को शायद ये लगे कि यार सेंटेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो कई कह रहे हो सर आप। ओके, एक बात तो ये समझ आती है कि सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि शॉर्ट एंड सिंपलिस्टिक सेंटेंसेस बताई ना, शॉर्ट एंड सिंपलिस्टिक सेंटेंसेस। सर यही समस्या है यहाँ पे कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट सेंटेंसेस बने हुए हैं, और अगर हम ऐसी बातें किसी से भी कहते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। खैर, मैं आपको इसका सही ऑर्डर बताता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको गलत बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिंपलिस्टिक सेंटेंसेस है। एंड व्हाट कंजंक्शन डज? कंजंक्शन हेल्प्स अस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, सो मैंने इसको सही किया और मैंने लिखा शी लाइक्स cooking and eating, but doesn't like washing dishes। क्या ये सेंटेंस सही है जो मैंने आपके सामने लिखा, या इसमें कोई समस्या है? बताइए, क्या ये सही है या गलत है? चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए सर, ऑर्डर को समझने की कोशिश करिएगा और स्ट्रक्चर को समझने की। ऑर्डर मतलब शी क्या है, प्रोनाउन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। एंड कुकिंग, कुकिंग क्या है? कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको तुरंत ये लगेगा कि यार कुकिंग मतलब यहाँ पे मेन वर्ब, क्योंकि हमने रटा हुआ है ना कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो मेन वर्ब होती है। तो सर मैं आपको हर चीज यहाँ पे जोड़ूंगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि ये बातें समझ में आ गई तो आपका 50% काम हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका मेन वर्ब है। अब अगर मैं सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर पे चलूं तो मुझे पता है सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बात करें तो सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये बातें हमें पढ़ी हैं और वर्ब में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला शी लाइक्स कुकिंग। सर जी एक बात बताइए, पहली बात ये कर रही है कुछ, तो आपको आंसर किसका मिल रहा है? तो आपको आंसर मिलेगा व्हाट का, है ना, कि वो क्या पसंद करती है। यही तो बात हुई, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ऑलरेडी इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? आपको दिखा कि सर इसमें तो एक ही सब्जेक्ट। ओके, तो जब इसमें एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब हो गई, और सब जब एक वर्ब हो गई तो क्या दूसरा वाला पार्ट भी वर्ब हो सकता है? तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा कि नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये किसी एक्टिविटी का नाम है। जिरंड वगैरह कुछ पढ़ाया था, याद है? जिरंड नाउन के जैसे काम करते हैं, ठीक है सर। तो शी लाइक्स, तो मुझे ये बात तो समझ आ गई कि ये वाला जो हिस्सा है वो वर्ब तो नहीं है, तो क्या नाउन हो सकता है? सर नाउन तो है, मैं इसको जिरंड बोल सकता हूँ, क्या प्रोनाउन हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वही शीट की कैटेगरी में मिलकर। एडजेक्टिव होगा? नहीं सर, अगर आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी थी तो आपको पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, और अगर आपको पार्टिसिपल बनाना है तो आपको नाउन की जरूरत पड़ जाती, तो मतलब ये वो भी नहीं, ऑलरेडी वर्ब का तो सवाल ही नहीं, तब पोजीशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन के तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि भैया ये आपका मान लीजिए नाउन का काम कर रहा है, आप इसे जिरंड भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहली बात आपको ऑर्डर स्ट्रक्चर समझ आया, ठीक है। स्ट्रक्चर सॉरी अब मैं बता देता हूं, ये स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको पता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस को यूज करते हैं। अच्छा, तो देखिए ये वाला ऐसा, देखिए शी लाइक्स ईटिंग, तो आपने देखा कि सेम स्ट्रक्चर है, सेम ऑर्डर है, और सीधी बात करें तो यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
अच्छा जी, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो हमें फिर प्रोनाउन मिला और हमें डज नॉट मिला। अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई सर? वहां पे गड़बड़ ये हुई कि भैया जी ये वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, लेकिन ये आपका नेगेटिव है। क्या है? ये नेगेटिव है। और अगर आप, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये वाला पार्ट 1 आपका अफर्मेटिव एंड सेकेंड भी आपका अफर्मेटिव है ना। लेकिन जब मैं थर्ड पार्ट पे आया तो मुझे नेगेटिव मिला। तो इससे एक बात समझ आ गई कि भैया किसी एक पार्ट में स्ट्रक्चर अलग है, और जब पार्ट में स्ट्रक्चर अलग है तो सर कॉन्सेप्ट वहीं पे तो खेल कर गई है। क्या कर गई? देखिएगा यहाँ पे अब ध्यान से। मैंने लिखा शी लाइक्स कुकिंग ओके एंड ईटिंग। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बात भी सही है। उसके अलावा अगर देखें तो भैया ये वाला हिस्सा और ये ईटिंग वाला हिस्सा ये बस अलग अलग है ना। लेकिन दोनों के दोनों अफर्मेटिव भी तो है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। शी और लाइक्स कॉमन है, तो मैं इसको एक कंजंक्शन लगा के जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे एक नाउन जुड़ा, ये एक नाउन जुड़ा, मैं दोनों को नाउन बोल सकता हूँ। आपको जीरन बोलना है, जीरन बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये भी तो देखो, शी भी तो कॉमन है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ शी लाइक्स कुकिंग और शिवम लाइक्स ईटिंग, ये बात तो नहीं लिखी। क्योंकि अगर ये बात लिखी होती तो फिर हम क्लॉजेस को ही जोड़ते। ऐसे काम करता है कंजंक्शन, याद रखना। जो चीज समझ नहीं आई है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि बार बार मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। आप दोबारा वीडियो को देखो तो आपने देखा कि शी तो दोनों सेंटेंसेस के लिए कॉमन होता है। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। और जब मैंने स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि भैया ये वाला पार्ट अफर्मेटिव और ये वाला भी पार्ट अफर्मेटिव। तो मैंने शी लाइक्स को हटाया और कुकिंग और ईटिंग को जोड़ दिया, क्योंकि पर्सन एक था। अब एक बात और आ गई कि दोनों अफर्मेटिव थे, आगे वाला पार्ट नेगेटिव था। तो इसे एक बात और समझ में आती है कि जो एक अगला कंजंक्शन लगेगा वो ये वाला तो नहीं लगेगा, कंजंक्शन ही बदलेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, ऑर्डर अलग हो रहा है। तो हमने देखा कि हमने डज नॉट लाइक वॉशिंग डिशेस कर दिया, बस यही गड़बड़ होगी सर। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग हो गया तो आप वहां से सब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे। हाँ, अगर ये भी पॉजिटिव होता या अफर्मेटिव होता तो मैं सीधे सीधे कह देता शी लाइक्स कुकिंग ईटिंग एंड वॉशिंग डिशेस, दैट्स इट। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे सीधे बोलते शी लाइक्स कुकिंग ईटिंग एंड वॉशिंग डिशेस। लेकिन क्योंकि जो मेरा थर्ड क्लॉज था, आप इसको क्लॉज से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लॉज समझाया, हर एक चीज जोड़ दूंगा, ध्यान से समझना। क्लॉज में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको समझाई मैंने, समझाई कि नहीं? अच्छा जी, जब मैंने आपको ये बात समझाई तो आपको एक बात और समझ आई कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो सर ये आपको कंप्लीट मीनिंग भी देगा, isn't it? हाँ जी, ये बात भी सही है। जब कंप्लीट मीनिंग देगा तो आप यहाँ पे फिर देखिए शी लाइक्स कुकिंग कंप्लीट मीनिंग, शी लाइक्स ईटिंग कंप्लीट मीनिंग, शी डजंट लाइक वॉशिंग डिशेस, ये भी तो कंप्लीट मीनिंग है। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सब के सब क्लॉज है। तो इस तरीके से इन्होंने क्लॉज को जोड़ने का काम कर दिया। और क्लॉज को जोड़ने का काम किसने किया सर? एक तो आपके एड ने किया, दूसरे आपके बट ने किया। अब ये वाले दोनों इससे अफर्मेटिव थे तो अफर्मेटिव के हिसाब से हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। अगला वाला आपका नेगेटिव था, इसलिए हमारा ये अलग से रहा, सब्जेक्ट के साथ यूज किया। आपने देखा कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं, और ये बातें माइंड करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि टीचर्स इसको रटा देते हैं कि कंजंक्शन का मतलब होता है वर्ड्स। अब आप खुद देखिए, आधे घंटे से ऊपर हो रहा है और मैं अभी तक बहुत हैवी चीज में नहीं आया। इतनी देर में लोग चैप्टर खत्म करते हैं। नहीं विश्वास तो आप जाके घूमिए, 6-6, 7-7 लेसन ले रहा हूँ,
ये तो लग रहे हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इन डेप्थ पढ़ना है ना। यहाँ बच्चा गलती करता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस की तो बात छोड़ दो आप, इतनी छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से उसके मार्क्स चले जाते हैं और उसे जिंदगी भर ही लगता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। नहीं सर, उसे इंग्लिश आती है, एटीट्यूड गलत है। एक सही टीचर बच्चे को सोचना सिखा देता है, रटना नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसे अच्छे से लिखिए, क्या क्या लिखा है एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कंजंक्शन, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, शी लाइक कुकिंग, शी लाइक ईटिंग, शी लाइक बट शी डजंट लाइक वॉशिंग डिशेज। हमने यहाँ पे क्लॉज को देखा, हमने देखा कि एक अफर्मेटिव पार्ट है, फिर अफर्मेटिव पार्ट है लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं लेकिन नेगेटिव है। आगे देखा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। हमने ये समझा अफर्मेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव, तो मतलब दो अफर्मेटिव तो जुड़ गए, लेकिन जब नेगेटिव पार्ट आया तो हमें से पूरा का पूरा क्लॉज लिखना है क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात तो पूरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा सर क्या ही दिक्कत है, शी तो कॉमन है ना। सर बात सिर्फ शी की नहीं, आप इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपने डज नॉट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पर्सन भी तो हो सकता था ना। मान लो मैं ये कर देता, शिवानी लाइक्स कुकिंग एंड ईटिंग बट ब्रजेश डज नॉट लाइक वॉशिंग डिशेज, या हर सिस्टर, मैं हर सिस्टर कर देता। सब्जेक्ट बदल जाता तब क्या करते, और सब्जेक्ट मतलब पर्सन बदल जाता तब क्या करते। ये बात होती है, इन चीजों को भी ध्यान देना होता है आपको कि इतना कुछ सोचना होता है। हाँ जी, सोचना होता है। एनडीए जैसा एग्जाम निकालने तो इसे मजाक में थोड़ा निकल जाएगा। समय दो अच्छे से, तो एक बार दो सीख जाओगे। सोचो अभी तक मैं कितने सेशंस ले चुका आपके, टोटल अगर अभ्युदय के देख लूं तो लगभग 18 से लगभग लेक्चर, 3 टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए मेरे, और अभी ऐसे ही सेशंस चलेंगे। सो मेक श्योर आप मेहनत कर रहे हैं काफी ज्यादा। लिखिए, फिर हम आगे की बातों को डिस्कस करते हैं प्लीज। अच्छे से लिखिए और सबको ध्यान से समझिए, क्योंकि सीखना एक बार है, रैंडमली नहीं चलेगा। चलिए आगे आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आज थोड़ा लाइट का इशू है, आई एम ट्राइंग बट you know lockdown is going on, so I have to maintain few things, but of course these all are unwanted reasons. I don't want you to teach in this with this setup. Okay, so one more example. Okay, so example है आपका I work quickly and
केयरफुल। बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखा है आप लोगों के लिए मैंने, आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल। आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? कोई सही नहीं है सर, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने यूज किया है एक कंजंक्शन। अब तक मैं मान के चलता हूँ इतना तो पता होगा, एंड और बट ये सब कंजंक्शन होते हैं, लेकिन अब ध्यान से समझिए। वर्क सब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। अब सर यहाँ पे काम की बात करी जा रही है, तो मुझे बात समझ आया कि ये आपका एडवर्ब है। लेकिन सर ये जो केयरफुल है, क्या ये एडवर्ब है? सोचो, केयरफुल का मीनिंग क्या होता है? सतर्क, सतर्क, है ना? मैं काम करता हूं सतर्क, या मैं काम करता हूं सतर्कता से, हिंदी में भी बता देता हूं आपको, तो आपको समझ आएगा हाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब फुल लग गया तो ये आपका एडजेक्टिव होता है। ऐसे एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको फुल लगा मिल जाए, ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम करता है। आप इसे फ्रूटफुल भी कह सकते हो, बट कैसे? सफिक्स बनेगा तो सफिक्स पे ऐसे लिखते हैं, तो ये एडजेक्टिव बनने का काम करता है। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो मतलब गड़बड़ कहाँ पे है? तो गड़बड़ है आपका आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप कभी भी ये मत कर देना कि भैया आपने किया आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे काम करने की बात करी जा रही है। तो जब ये एडवर्ब है तो आगे वाला पार्ट भी एडवर्ब होगा। जो आपको वर्ड वाली कॉन्सेप्ट समझाई थी ना, वो यही है वर्ड वाली कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने बात करी कि आपके जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड है, वो ऐसे काम करते हैं। खैर, एक दो बातें और बताता हूं, इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे आता हूं। देखिए, इसे कुछ और चीजें बता दूं, पर आज समझ में तो आ ही रहा होगा। अब थोड़े वो जो एग्जांपल्स मैंने शुरू किए हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्लॉज जोड़ने वाला पार्ट तो बता दिया, वर्ड्स को भी बताया, थोड़ा और बता देता हूँ वर्ड्स को लेकर, सो दैट आज की जो बेसिक वाली क्लास है वो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर इंटेस्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, रमेश एंड सुरेश। अच्छा, आपने सुना होगा ना, हॉर्लिक्स का एक ऐड आता है, टॉलर शार्पर स्ट्रॉन्गर, है ना? तो देखिए सर, आपको पता है कि टॉलर शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर, देखो अभी कैसे भी कंजंक्शन यूज होता है, पहले ये देखना हो कैसे कैसे वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एक और, ब्यूटीफुली एंड एलिगेंटली, एलिगेंटली। ओके, तो आप देखेंगे, एक बात आप नोटिस करें, अगर थोड़ा सा ध्यान से, वैसे आप चाहो कि ये भी कर सकते हो, आई एंड यू, ठीक है, तो आपका प्रोनाउन वाला पार्ट भी हो गया। अब बस ये चीज समझानी थी मुझे, आप थोड़ा सा गौर करिए। तो ये आपका नाउन है और ये आपका नाउन है, कंजंक्शन ने नाउन को जोड़ने का काम किया। टॉलर, शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। अब देखो, ये मत बोलना सर आपने बोला था किसी वर्ड को देख करके एडजेक्टिव नहीं बोल सकते, ये बात सही है, लेकिन मैं अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चल रहा हूँ ना, क्योंकि बच्चे बड़े गजब दिमाग लगाते हैं एकदम से, तो ऐसे नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो टॉलर, शार्पर, ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है। मैं लिख दूंगा पूरा सेंटेंस, लेकिन क्या फायदा बार बार उतनी चीजों को लिखो, जब ऑलरेडी पता है तो पता रहे। तो मालूम है, लिखूं आई एम टॉलर शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर,
तो सीधी बात है कैसे हो, कैसे होगा, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ इतने इंटेलिजेंट तुम हो। ओके, फिर आया आपका ब्यूटीफुली एंड एलिगेंटली। तो सर अभी अभी आपको पता चला कि एडवर्ब्स एंड एडवर्ब्स, और यहाँ पे लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, ये आपका प्रोनाउन और ये भी आपका प्रोनाउन। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ध्यान से, तो नाउन और नाउन को जोड़ने का काम किया, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का काम किया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम किया, एंड एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ने का काम किया। ये बातें हो गई। तो यहाँ से जो लिंकिंग वर्ड्स वाली कॉन्सेप्ट है आपकी, वो पूरी होती है ना। वर्ड्स को किस तरीके से जोड़ता है वो ऐसे है। तो जरूरी नहीं होता ना कि हमेशा रमेश और सुरेश के साथ आप पूरा पूरा सेंटेंस ही लिखेंगे, बताइए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप ये भी बोल सकते कौन कौन आ रहा है यार, रमेश और सुरेश आ रहे हैं, आप ऐसा भी तो कौन कौन आ रहा है, रमेश और सुरेश, खत्म कहानी। तो जरूरी नहीं होता हमेशा, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्चुअली चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। दो लोग आपस में बात करते हैं पूरे सेंटेंसेस में नहीं करते, फ्रेजेस में करते हैं, ठीक है। ये बातें थी, अभी तो बहुत सारी बातें धीरे धीरे पे सिखाऊंगा, तो इनको लिखो, फिर हम आगे वोकैबुलरी भी कर लेते हैं आज की। प्लीज जल्दी लिखिए। रमेश एंड सुरेश, टॉलर शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर, ब्यूटीफुली एंड एलिगेंटली, आई एंड यू। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब लोग आते हैं वोकैबुलरी शुरू करेंगे अब। और आज का पहला वर्ड क्या है इसको देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। कल की क्लास में जब आना तो हर चीज रिकॉल कर लेना अच्छे से। जैसे पहला वर्ड है आपका एट्रॉसिटी। ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, और आजकल जो आपका इजराइल और पैलेस्टीन का जो मामला चल रहा है, जो बर्बरता वहां पे दिखाई जा रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा बार इस वर्ड को यूज किया गया है। तो एट्रॉसिटी मीन्स होता है आपका क्रूरता, ठीक है, या आप इसको हिंदी में और बोलते हो बर्बरता, ठीक है। जब मतलब तुमने उठाया रॉकेट और फोड़ दिया जाके तो मर गए लोग, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका एट्रॉसिटी। इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका क्रूएलिटी, क्रूएलिटी के बाद आपका हो जाएगा इनह्यूमैनिटी, ठीक है, या आपका रॉन्ग डूइंग। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी एक आइडिया देता हूँ। देखिए, जब बात करी जाती है क्रूएलिटी की, तो ऑफ कोर्स जैसे एनिमल अब्यूजिंग हो रही है, आप जानवरों को मार रहे हो तो क्रूएलिटी है। आप अपने छोटे भाई को सबसे मार रहे हो, मोहल्ले पड़ोसी वालों को मार रहे हो तो वो भी क्रूएलिटी है। मतलब एक तो हाथ नहीं, बहुत ज्यादा मार, उठाया डंडा शुरू हो गया, चुप ही नहीं हो रहे। इनह्यूमैनिटी का मतलब है कि आप किसी को मार रहे हो और एकदम आप भूल गए हो कि वो इंसान है। मतलब 10 लोग मिलके एक आदमी को डंडे से, तलवार से, चाकू से मार रहे हो, 50 जगह चाकू मार दिया, दैट इज इनह्यूमन। और रॉन्ग डूइंग क्या है? रॉन्ग डूइंग को आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लो, जैसे मान लो तुमने अपने घर से 10 रुपए चुरा लिए तो वो भी आपकी रॉन्ग डूइंग है। आपने बड़ी चोरी कर ली तो भी आपकी रॉन्ग डूइंग है। करप्शन हुआ तो भी वो रॉन्ग डूइंग में ही आता है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक?
एट्रॉसिटी का मतलब समझ आ गया आपका, बर्बरता। लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत बड़े लेवल पे जब चीज़ें करी जाती है तब एट्रॉसिटी जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब ऐसा मत करना कि आज पापा मम्मी ने 10-20 रुपए देने के चक्कर में 2-4 हाथ मार दिया, तुम कह दो ये एट्रॉसिटी है, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है और बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज प्लेथोरा। ठीक है, ये प्लेथोरा क्या है? प्लेथोरा का मतलब होता है अधिकता। जैसे इन टुडेज एज, दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट, ओके, सो प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब आपको समझ में आ गया होगा, अबंडेंस है ना, अधिकता में हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब बड़ा, आधिक्यता में, तो अधिकता हो गया, या अधिकता बोल दो, अधिकता भी बोल सकते हो। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम में आपका हो गया आपका प्लेंटी। प्लेंटी तो सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन है, स्कूल टाइम पे आपका यूज होता है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट यूज हो गया वो हो गया आपका अबंडेंस। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे कह लो, अगर आपको हिंदी में इसको यूज करना है तो हम इसके लिए यूज करते हैं प्रचुरता में। ठीक है, प्लेंटी को भी हम यूज करते हैं इसी तरीके से प्रचुरता में। लेकिन यूजुअली जब अबंडेंस की बात करी जाती है तो रिसोर्सेज में करी जाती है, और जब प्लेंटी यूज करी जाती है तो जब आपके पास कोई चीजें हो, थिंग्स हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी ऐसा कोई लिखा लिखाया रूल नहीं होता, मैक्सिमम यूजर्स आपको हिंदी पे दिखाई देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपका एक प्लेथोरा हो गया, प्लेथोरा मतलब अधिकता होता है। फिर हो गया आपका सिनोनिम, उसका मतलब होता है प्लेंटी एंड अबंडेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, और ये वर्ड मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। अबडक्ट। अबडक्ट मतलब होता है बहका ले जाना। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे आप देखते होंगे कि मान लो एक लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली घर वालों से बिना बताए हुए, ओके। अब लड़की वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं दैट द गाय हैज अबडक्टेड आवर गर्ल। तो मतलब उसे बहका के ले गया। जब अबडक्टेड वर्ड यूज कर दिया जाता है तो भैया यहाँ पे केसेस बन जाते हैं लोगों के ऊपर, मतलब बहला फुसला करके ले जाना, इसका मतलब होता है ये अबडक्ट। किडनैप अलग वर्ड है, अबडक्ट अलग वर्ड है। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। किडनैप में होता है जबरदस्ती ले जाना फिरौती के लिए, अबडक्ट में बहला फुसला के ले जाना। हाँ, ये भी एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस में इनको भी रख लिया जाता है। सो दैट इज नॉट वेरी बिग इशू, बट करेक्ट मीनिंग जानना थोड़ा जरूरी होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम्स में एक तो हो गया आपका स्नैच। ठीक है, स्नैच के बाद आपका हो गया सीज। तो भैया स्नैच कहाँ यूज करते हैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने जैसे नवरात्रि वगैरह होती है तो चेन तोड़ के लोग ले जाते हैं, उसे बोलते हैं चेन स्नैचिंग, है ना। मतलब कोई जा रहा है, कोई औरत जा रही है और आए और पकड़े घसीट के ले गए, तो दैट इज कॉल्ड चेन स्नैचिंग। पहली बात, अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए गए हो तो वहां पे भी चैन लगी रहती है और लिखा रहता है इन अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी जस्ट स्नैच द चेन। ओके, तो ये वाला स्नैच क्लियर हो गया। स्नैच मतलब छीनना भी होता है। मान लो तुम किसी से प्यार करते हो और उसको कोई लेके चला जाए तो वो भी स्नैच होता है। तुम्हारे कोई पैसे वगैरह कोई लेके चला जाए उसे स्नैच बोलते हैं, और सीधे मतलब कोई आपको ले जाना होता है। ठीक है सर, इसको लिखिए, फिर आपको कुछ और वर्ड्स कराता हूँ जल्दी से। चलिए, हो सकता है लिख लिया होगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस मतलब होता है आपका अनुकूलता। क्या होता है? आपका अनुकूलता।
अनुकूलता मतलब क्या है, जैसे मैं अभी जिस सिचुएशन में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं बिल्कुल अनुकूल नहीं हूँ, क्योंकि लाइट आ नहीं रही, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लाइट मतलब आने की प्रॉपर लाइटिंग नहीं हो पाती, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस जिसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो मैं अनुकूलता में नहीं हूँ, मतलब मेरे जितनी चीज़ें होनी चाहिए मेरे कंफर्ट के लिए वो नहीं है, अगर होंगी तो मैं अनुकूलता में हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? तो कॉम्प्लायंस मीन्स होता है आपका अनुकूलता। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब एक तो हो गया आपका एग्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कंसेंट और एक हो गया आपका ओबीडियंस। सर जी अब एक बात समझिएगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब आपको पता है, जब दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे एग्री कर जाते हैं तो वो लोग अपना एग्रीमेंट बनवाते हैं, मतलब दोनों के दोनों सहमत है या सारी पार्टी सहमत है। कंसेंट का मतलब होता है हाँ करना, इसको कई तरीके से यूज किया जाता है, जैसे मान लो तुमको बाइक खरीदी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तुमने घर वालों से परमिशन मांगी, उन्होंने कंसेंट दे दिया। तुम किसी से शादी करना चाहते हो, तुमने उनसे पूछा, उन्होंने कंसेंट दे दिया, इसका मतलब होता है हाँ कर। कंसेंट को हम लोग हाँ बोलते हैं, इसका अपोजिट आपका डिसेंट होता है। फिर होता है आपका ऑबीडियंस। अच्छा जी, ऑबीडियंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो तो आप बचपन में स्कूल में अपने लिए एप्लीकेशन लिखते थे, और जो आप एप्लीकेशन लिखते थे तो उस एप्लीकेशन में आप नीचे लिखते थे योर ओबीडियंस, आपका आज्ञाकारी। याद आया? तो इसका मतलब वो भी होता है। सो दिस इज हाउ यू यूज सिनोनिम। एक बात याद रखिएगा सर, सिनोनिम का मतलब कभी भी एक जैसा नहीं होता। सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता होता है। क्या होता है? मिलता जुलता होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं आपका क्या है। अगला वर्ड है आपका रेटिफाई। क्या है? रेटिफाई। रेटिफाई मतलब होता है आपका पुष्टि करना। क्या होता है? पुष्टि करना। पुष्टि करने का मतलब मान लो कहीं पे कोई काम गलत हुआ है या कुछ भी हुआ है, वहां पे कोई आया, सीनियर आया, उसने चेक किया, उसने पुष्टि करी कि ये सही है या गलत है। तो ये गलत जगह पे भी यूज हो सकता है, वो सही जगह पे भी यूज हो सकता है। आप किसी शादी में हो, ऑफ कोर्स वो शादी कोई करा रहा होगा, तो जो करा रहा होगा तो घर का जो कोई बड़ा होगा वो सब कुछ चेक करने आएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं सही है। तो पुष्टि करना होता है, तो रेक्टिफाई करना होता है। इसको करेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात कर लें। सिनोनिम से बात करें तो एक तो आपका हो गया कंफर्म, अप्रूव या वैलिडेट। इज दैट अंडरस्टूड? तो कंफर्म को हम लोग कब यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने किसी से परमिशन मांगी, आपने जब परमिशन मांगी तो आपने परमिशन मांग के हाँ कर दिया, मतलब आपने हाँ कर दी जिसने परमिशन मांगी थी, तो आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। आपने रिजर्वेशन कराया हुआ है और आपने जो रिजर्वेशन कराया तो उस रिजर्वेशन से क्या हुआ कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई, तो मतलब उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। और कहाँ आप यूज कर सकते हैं? सर आप यूज कर सकते हैं अप्रूव है। अप्रूव क्या होता है? मान लो आपने कहीं पे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया, तो मतलब आपको अप्रूव हो गया। तो अप्रूवल लेते हैं ना, जैसे आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो आपको औद्योगिक ऑफिस जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफिसर वो आता है, वो सब कुछ चेक करता है, फिर आपको अप्रूवल देता है, तो आपका अप्रूव हो गया। और आपका वैलिडेट, भैया आपकी जो मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है और जो चीज़ें हैं तो उसमें वैलिडिटी होती है, तो आप उसे वैलिडेट करते हो, पुष्टि करते हो कि ये सही है या गलत है, तो इस तरीके से आप वैलिडेट को यूज करते हो। चलिए लास्ट वर्ड यूज करते हैं आपका इरेडिकेट। आज का ये लास्ट वर्ड है। तो भैया जैसे कोरोना चल रहा है तो जो वैक्सीन यूज करी जा रही है वो किस लिए यूज करी जा रही है? टू इरेडिकेट कोरोना। अच्छा,
क्या ये सही वर्ड होगा? अरे यार देखो, जैसे मान लो तुमने यूज किया, टीबी वगैरह सुनी होगी, पोलियो सुना होगा, बच्चों आपको पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई होगी, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, तो वो भी आपका है इरेडिकेट पोलियो। तो इसको यूज कहाँ करते हैं? मिटा देने में। इरेडिकेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिटा देना। अब क्या मिटा देना? देखो यार, यूजुअली जो इरेडिकेट को यूज किया जाता है वो डिजीज को खत्म करने में किया जाता है। कोई लॉ है खराब है, उनको लिए खत्म करने में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो एक तो हो गया आपका एलिमिनेट। अच्छा, इसके अलावा एक होता है आपका गेट रिड ऑफ, एक होता है आपका रिमूव। ठीक है सर, अब ये क्या वाला है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब मैंने बात करी आपकी एलिमिनेट की, तो सर जी एलिमिनेट को यूज किया जाता है सही गलत में, मतलब क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, उसके बाद एलिमिनेट को भी आपका इरेडिकेट जैसे यूज किया जाता है, जैसे मान लो कोई बीमारी फैल रही है तो उसको भी एलिमिनेट करने में यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद गेट रिड ऑफ होता है। गेट रिड ऑफ मतलब होता है किसी चीज से बाहर आना, लेकिन ये बाहर आना दरवाजे से नहीं होता, ये बाहर आना होता है। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको जिंदगी में काफी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, बट यू वांट टू गेट रिड ऑफ, मतलब आप इन चीजों से बाहर आना चाहते हो। आप नशा करते हो, आपको इन चीजों को छोड़ना है, तो यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। ओके, नाउ रिमूव मतलब तो पता ही है भाई, हटाना। तो भैया ये आज की बातें थी, काफी कुछ सीखा, बहुत आसान शब्दों में सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिए, तब भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा तो लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।